अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स में हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ब्रिक्स के रिलेटेड है। तो ब्रिक्स इस साल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सी एस एस पी एम एस के रिलेटेड भी, और बाकी भी एग्ज़ाम्स जो रिटन हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी 2023 की। हम स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स के इंट्रोडक्शन से। तो इसको हम इस तरह इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि इन द एज ऑफ इंटेंसिफाइंग ब्लॉक पॉलिटिक्स एंड इंक्रीजिंग फ्लूइडिटी इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस, द 15th BRICS summit in Johannesburg, held on August 22nd to 24, 2023, was a surprisingly successful event. तो हमें इतना पता होना चाहिए कि ब्रिक्स की जो अभी समिट हुआ है कौन से नंबर का समिट है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो 15 नंबर का जो ब्रिक्स समिट हुआ है जोहानसबर्ग के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ है 22 से 24 अगस्त में के दौरान हुआ है। और ये एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट था, डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव असेसमेंट्स and critical analysis coming out from various media, policy, and academic circles, predicting a confused, divided, and unfavorable outcome of the event. ब्रिक्स समिट से पहले बहुत सी जो है अफवाहें थी, बहुत सी जो है नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे मे बी कि ये इवेंट कोई सक्सेसफुल इवेंट नहीं रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये एक सक्सेसफुल इवेंट साबित हुआ। हम मज़ीद आगे इसमें बात करेंगे कि सक्सेसफुल इवेंट कैसे एक साबित हुआ, या ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसने कौन कौन सी फीट्स जो है या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अचीव की हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें, the 15th BRICS summit was able to achieve an across the board consensus on two major agendas, pointing to the summit. Number one is a positive movement of member states toward the use of national currencies in trade and financial transactions among group members and with other nations of the global south. सबसे पहले जो अचीवमेंट है इसकी कि इनमें डिस्कशन हुई, इनमें बातचीत हुई, इंस्टेड के वो डॉलर के अंदर जो है अपनी ट्रेड करें, उन्होंने इस बात पे कमिटमेंट की कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं वो लोकल करेंसीज के अंदर ट्रेड करेंगे। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है डॉलराइजेशन को। तो अब दुनिया किस तरफ जा रही है, डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है। और इस चीज़ का सबूत अभी हमने देखा कि ब्रिक्स के अंदर होने वाली इस इजलास के अंदर कई ममालिक ने इस बात के ऊपर जो है प्लेज किया, कमिटमेंट्स हुई कि हम अपनी लोकल करेंसीज के अंदर ट्रेड करेंगे। दूसरी इसकी अचीवमेंट ये है कि इसकी एक्सपेंशन हुई, इसके अंदर नए मेंबर जो हैं वो ऐड हुए। तो इंट्रोडक्शन में हमने 2 से 3 बातें याद रखनी है कि ब्रिक्स समिट हुआ कब था, 22 से 24 अगस्त में, और 15वां समिट था जोहानसबर्ग के अंदर हुआ था। इसकी मेजर डेवलपमेंट्स कौन कौन सी हैं। पहली बात की कि लोकल करेंसीज के अंदर ट्रेड की जो कमिटमेंट इसके अंदर हुई, और सेकंड जो डेवलपमेंट है कि इसकी एक्सपेंशन हुई इसके अंदर और मेंबर स्टेट्स भी ऐड हुए। अब हम बात करते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ द ब्रिक्स, कि ब्रिक्स है क्या चीज़, कब डिवेल्प हुआ, और इसकी हम जेनेसिस के बारे में देख लेते हैं, इसकी डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रिक्स का मतलब समझें। बी से मुराद है ब्राज़ील, आर से मुराद है रशिया, आई से मुराद है इंडिया, सी से मुराद है चाइना, एंड एस से मुराद है साउथ अफ्रीका। अब हम देखते हैं कि ये क्रिएट कैसे हुआ। ब्रिक्स इज एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज। ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है किन इकोनॉमीज की, इमर्जिंग इकोनॉमीज की, जो तरक्की की तरफ जा रही हैं, तरक्की पजीर जो इकोनॉमीज हैं उनका एक कोलैबोरेटिव ग्रुप है। इट इज़ अ डिनोटेटिव एक्रोनिम ऑफ द फाउंडिंग कोर मेंबर स्टेट्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसका मतलब ये है, इन ममालिक का नाम इस एक्रोनिम का मतलब होता है। और इस का नाम जो दिया सबसे पहले, तो जिम ओनाइल अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था, उसने 2001 के अंदर जो है ब्रिक के नाम से इसको इंट्रोड्यूस करवाया। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ जिसका नाम ब्रिक्स बन गया। अभी मजीद ममालिक इसके अंदर ऐड हुए हैं तो इसको हम ब्रिक्स प्लस कहते हैं। अब हम देखें तो इनॉग्रल जो ब्रिक्स समिट था वो रशिया के अंदर हुआ था 16th of June 2009। Following the conference, the BRIC leader released a joint statement outlining the group objectives as well as strategies for addressing the world's financial and economic problems arising in the aftermath of the global financial crisis of 2008.
अगरचे 2001 के अंदर नाम कॉइन हो गया, लेकिन इसकी प्रॉपर जो फंक्शनिंग है या पहला जो इजलास है वो 16 जून 2009 के अंदर हुआ, और उसमें बहुत सी जो इसके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सेट किए गए और बात की गई कि किस तरह से इन ममालिक की इकोनॉमीज़ को सेफ गार्ड करने में ये ऑर्गेनाइजेशन या एक जो इनफॉर्मल ग्रुपिंग है अपना रोल प्ले करेगी। क्योंकि उस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था 2008 का, और बहुत सी जो इकोनॉमीज़ थी वो एट द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट थी, दिवालिया होने वाली थी। तो इस ब्रिक्स ने एक कुशन के तौर पे, ब्रिक्स ने एक सेफ गार्ड या शील्ड के तौर पे अपना जो काम है सर अंजाम देने की कोशिश की। अब हम इसमें बात करें तो एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया। ब्रिक्स की अम्ब्रेला के अंडर एक बैंक डेवलप किया गया जिसका नाम है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है ब्रिक्स का जो 2014 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ, और उस वक्त जो समिट हुआ था, 6 समिट के अंदर वो इसका आइडिया आया, फिर क्रिएट हुआ। तो इसका जो मेजर माइलस्टोन है NDB का, अप्रूव्ड इट्स फर्स्ट नॉन USD loans dominated by Euro, Chinese Yuan, South African Rand and Swiss franc in 2019। सबसे अच्छी बात इस बैंक की ये है कि ये जो उसने लोन्स रिलीज़ किए वो डॉलर की बजाय दूसरी करेंसीज में की, जैसे कि यूरो है, चाइनीज युआन है, या साउथ अफ्रीकन रैंड या स्विस फ्रैंक वगैरह है। 2019 के अंदर उन्होंने रिलीज़ किए इस बैंक ने। 2021 के अंदर बांग्लादेश, इजिप्ट, UAE और यूराग्वे जो है उसके मेंबर बन गए NDB के। तो ये हमने इसके बारे में थोड़ा सा बैंक के बारे में उसका ओवरव्यू देखा, फिर हमने बताया कि किस तरह से ये ब्रिक्स जो है ये क्रिएट होती है। अब हम थोड़ा सा एक रिपोर्ट जो है इसके बारे में एक रिलीज हुई थी ब्रिक्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू द 2022 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टैटिस्टिक्स IMF की रिपोर्ट के मुताबिक जो ब्रिक्स मेंबर्स हैं उनका पूरी दुनिया के अंदर जो शेयर है GDP का वो 31.58% है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया की मईशत का कितना बड़ा हिस्सा इसके अंदर मौजूद है। और इसके अलावा जो इन्होंने एनालिसिस किया था परचेजिंग पावर पैरिटी की बुनियाद पे किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 41.25% दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स मेंबर स्टेट्स के अंदर आ जाती है। और अभी ये जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2040 तक ये जो GDP का जो अमाउंट है वो 40% हो जाएगी, 32 से 40% पे चली जाएगी। तो ये एक इंडिकेटर है कि किस तरह से ब्रिक्स जो है वो प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी के रास्ते पे रवां दवां है, किस तरह एक्सपेंड कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में किस तरह एक बहुत जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे साबित हो सकता है। इसका एक और एंगल भी है कि ये दुनिया को मल्टीपोलैरिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब एक जो मेंबर की पावर थी या डोमिनेंस है उसको सेटबैक है, जैसे कि अमेरिका है तो यूनिपोलैरिटी वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ये एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ एक बहुत अहम कदम है ब्रिक्स की शक्ल में। अब हम बात करें तो हु हैव ज्वाइंड ब्रिक्स सो फॉर। तो अभी सवाल ये उठता है कि ब्रिक्स को किन किन ममालिक ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। On August 24, it was announced during the press conference by BRICS members during the 15th BRICS summit to invite 6 countries to join BRICS। तो ब्रिक्स में जो है 6 कंट्रीज को इनवाइट किया गया कि आप ज्वाइन करें। उन 6 ममालिक में से एक मुल्क ने जो है इसको ज्वाइन नहीं किया, और मतलब जो है वो उससे मूव आउट कर गया। बाकी जो 5 जो कंट्रीज हैं इसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और अभी इसके मेंबर्स की तादाद 10 है। पहले इसके मेंबर्स की तादाद 5 थी, 5 मजीद ऐड हुए तो अब 10 हो गई। अब जिन ममालिक को इनविटेशन भेजा गया था उनमें अर्जेंटीना है, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE। जिस मुल्क ने माजरत की या उसमें शामिल नहीं हुआ वो अर्जेंटीना है। तो अब इसके अंदर कितने मतलब ममालिक शामिल हैं, तो इसके अंदर 10 ममालिक शामिल हैं। South African जो president हैं Cyril Ramaphosa stated that BRICS countries have reached agreement on the guiding principles of the BRICS expansion process and noted that the interest of other countries in building partnership with the BRICS is valued by its members। तो वहाँ पे जो साइरल रैमाफोसा था जो अफ्रीकन प्रेसिडेंट था उसने कहा कि बहुत से ममालिक ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए अपने इंटरेस्ट को शो किया। तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए, इंट्रोडक्शन और एवोल्यूशन ऑफ ब्रिक्स। अब हम अपने 3 पॉइंट बल्कि डिस्कस कर लिए हमने हु हैव ज्वाइंड सो फॉर।
तो हमने 3 पॉइंट के बाद जिसका फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि इज यूज ऑफ नेशनल करेंसीज बाय ब्रिक्स पॉसिबल। हमने अभी इसमें बात की कि इसने बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इन्होंने कमिट किया है कि वो डॉलर के बजाय दूसरी करेंसीज अपनी लोकल करेंसीज के अंदर जो है वो क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये पॉसिबल है क्या कि डॉलर को छोड़ के बाकी करेंसीज में वो क्या ट्रेड कर सकते हैं, क्या वो ममालिक जो हैं वो इस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इसका जवाब ये है कि चाइना विच हैज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, चाइना की अगर हम बात करें जिसका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, इसकी मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, वे लार्ज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस ऑपरेट अलोंग साइड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। इसमें यह है कि यहाँ पे कैपिटलिज्म भी हमें नजर आती है, प्राइवेट ऑनरशिप भी नजर आती है, यहाँ पे स्टेट का कंट्रोल नजर आता है, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन भी नजर आती है। तो इसके अलावा जो अगर रशिया की बात करें तो उसकी इकोनॉमी सैंक्शनड है, इंडिया की बात करें तो उसकी क्लोज टाइज है वेस्ट की तरफ, और हम दूसरे ममालिक की बात करें तो उसमें एक जो साउथ अफ्रीका रह गया। तो इनमें किसी ना किसी एंगल पे इनको कोई ना कोई एक चैलेंज का सामना है। तो हमें एक जो रास्ता है उसकी तरफ डी डॉलराइजेशन की तरफ बड़ा बम्पी से नज़र आ रहा है, स्मूथ नज़र नहीं आ रहा। ये जो डॉलर से शिफ्ट होना है दूसरी करेंसीज में, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क हमें नज़र आ रहा है। अगर हम एनालिसिस करके बताएं इन ममालिक की जो है डिपेंडेंसी का, इन ममालिक की जो है इकोनॉमिक एनालिसिस स्टैट्स को देख के, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी फ़िलहाल आने वाले कुछ सालों में जो है डी डॉलराइजेशन की तरफ सफ़र तो ज़रूर रवा दवा होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। और इसके साथ साथ जो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो मिनिमम है। Moreover, it is also important to understand here that after the inclusion of 6 members into the group, 5 members into the group, it no longer remains BRICS but have adopted the new form BRICS Plus. This form brings its own opportunities and challenges for this group. यहाँ पे एक्सपेंशन की वजह से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं, वहाँ पे इसके साथ साथ बहुत से मसाइल ने भी जन्म लिया है। ऑन द अदर हैंड, while addition of new members into BRICS will add to its geopolitical, geostrategic, geoeconomic clout and material strength, एक तरफ तो जो इसकी एक्सपेंशन से जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक क्लाउड बढ़ेगा, असर रसूख बढ़ेगा, तो उसी जगह पे ये भी इसकी एक्सपेंशन की वजह से जो कंसेंसस बिल्डिंग है उसके अंदर प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 कंट्रीज ने अपने अंदर एक जो कंसेंसस बिल्ड करना होता था, अब 10 ममालिक को एक पॉइंट पे एग्री करना ये एक डिफ़िकल्ट टास्क और बहुत ज़्यादा जो है हेक्टिक टास्क बन जाएगा। तो एक डिसीजन मेकिंग के लिए ये थोड़ा हर्डल हमें नज़र आ रहे हैं आने वाले दिनों में। तो हमने 4 जो एंगल्स को डिस्कस किया। अगर हम 5th एंगल पे आए तो हम बात करते हैं द स्टेट ऑफ प्ले विद इन ब्रिक्स। स्टेट ऑफ प्ले विद इन ब्रिक्स से क्या मुराद है, द करंट स्टेट ऑफ प्ले इन ब्रिक्स इज हाईली डायनामिक एंड इंटरेस्टिंग एंड इंटरनल डायनामिक्स ऑफ द ग्रुप कैन बी अंडरस्टूड थ्रू सेवरल की एस्पेक्ट्स। अब हम इसके अंदर हो क्या रहा है ब्रिक्स के अंदर, उसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, इसका जो फोकस है, जो ड्राइविंग फोर्स इसके पीछे है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इसने बिल्ड करना है। तो हम बात कर रहे थे कि इसका जो है कोऑपरेशन के अंदर क्या हो रहा है। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की तो इसके जो मेन जो ड्राइविंग फोर्स है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं उसमें इनकरेज करना है इन्वेस्टमेंट को, इसके अलावा ट्रेड को इन ममालिक के दरमियान, और इससे जो है ट्रेड बैरियर्स हैं उनको मिनिमाइज करना है, सो इन ऑर्डर टू गेन अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो सेकंड जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है या इसके अंदर जो इसका ऑब्जेक्टिव की बात कर लें तो वो है पॉलिटिकल कोऑपरेशन। अगर कहीं पे रीजनल डिस्प्यूट्स हो रही हैं, कहीं पे इंटरनेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ग्लोबल गवर्नेंस का इश्यूज हैं, तो समिट्स की शक्ल में मुख्तलिफ जो है फॉर्म्स के अंदर ये इन ममालिक को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करते हैं और अपने मामलात को सुलझाने की कोशिश करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका मकसद ये है कि जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं
उन तमाम को इकोनॉमिकली जो है स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैलेंजेस ऑल्दो इनको सामना है उनका, जैसे कि मतलब उनके अंदर ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे स्लो डाउन है। तो दूसरी तरफ चाइना और इंडिया, रशिया इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। तो इन तमाम को आप एक दूसरे के साथ जो है चलाने की इस ब्रिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट की जानी है, या इसके ऑब्जेक्टिव में शामिल है। इसके अलावा साउथ साउथ कोऑपरेशन इससे पॉसिबल हुआ है, मतलब जो डेवलपिंग नेशंस के दरमियान एक ब्रिज क्रिएट किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने। मज़ीद अगर हम बात करें, ये एक प्लेटफॉर्म है इनफॉर्मल डायलॉग का, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी इससे बहुत ज़्यादा गेन किए जा सकते हैं। तो ये उनके ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है। तो हमने बात की कि स्टेट ऑफ प्ले विद इन ब्रिक्स के अंदर क्या हो रहा है, उनके जो मेन पॉइंट्स हैं या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने बात की कि उनमें शामिल है इसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट शामिल है। तो इकोनॉमिकली हमने देखा कि इनका काम क्या है, इकोनॉमिकली जो है इसको विएबल एक प्लेटफॉर्म बनाना। इसके अलावा हमने कहा कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं उनको जो है प्रोवाइड करना। इसके अलावा इनफॉर्मल डायलॉग की एक पोजीशन प्रोवाइड करना, साउथ साउथ कोऑपरेशन की एक जगह पर, मतलब उनको एक ब्रिजिंग जो है एक जैसे कि ब्रिज के तौर पे काम करना है इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो, या डिफरेंट फिनोमिनाज हैं जो यहाँ पे टेकन प्लेस हो रहे हैं या हो रहे, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करेगा इन चीज़ों को। अब अगला सवाल ये होता है, शुड पाकिस्तान ज्वाइन ब्रिक्स? सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान को ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहिए? तो इसके अपने ही प्रोज हैं, इसके अपने ही कॉन्स हैं। अब हम बात करते हैं एनालिसिस के ज़रिए, जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। As things stand today are expected to plan out in the future, Pakistan should seriously consider applying and go फॉर ब्रिक्स मेंबरशिप। तो पाकिस्तान को ब्रिक्स की मेंबरशिप हासिल करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान अभी जो है टीटरिंग ऑन द वर्ज या जो है ऑफ इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट। तो पाकिस्तान इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट के जो बिल्कुल दहाने पे खड़ा हुआ है। तो उसको ज़रूरत है कि अब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, उसको ज़रूरत है कि पॉलिटिकली उसकी से हो, उसको ज़रूरत है कि इनफॉर्मल डायलॉग्स हों, ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं इंडिया के साथ या दूसरी रीजनल कंट्रीज़ के साथ वो सॉर्ट आउट हों, और उसकी जो डिपेंडेंसी है डॉलर पे वो भी मिनिमाइज हो। तो दैट्स वाई उसको जो है कंसीडर करना चाहिए ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए। इसके अलावा हमने अभी बात की कि 32.1% जीडीपी दुनिया का यहाँ पे मौजूद है, 40% तकरीबन जो पॉपुलेशन दुनिया की वो यहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी मार्केट जो है ये ब्रिक्स की शक्ल में हमें मिल सकती है। तो पाकिस्तान को इस ऑप्शन को कंसीडर करने की ज़रूरत है। लेकिन मसला यहाँ पे आता है कि चैलेंजेस क्या क्या हैं पाकिस्तान को, मतलब कौन कौन से हर्डल्स हैं जो पाकिस्तान को रोकते हैं कि पाकिस्तान जो है ब्रिक्स को ज्वाइन करे, और मतलब कौन कौन सी वो हर्डल्स हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो नंबर वन अगर हम बात करें तो मेंबरशिप की अल्टीमेटली इंडिया ने अपोज करना है पाकिस्तान को। इंडिया एक इम्पॉर्टेंट इसका स्टेक होल्डर है, ब्रिक्स का मेंबर है। तो इंडिया की तरफ से हमें रिफ्यूज़ल आएगा, वो रिफ्यूज़ करेगा हमारी जो है मेंबरशिप को। तो अल्टीमेटली हमें चाइना की ज़रूरत पड़ेगी, हमें रशिया की ज़रूरत पड़ेगी बारगेनिंग में, लॉबिंग के अंदर। तो एक इंडिया बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ब्रिक्स की या इन डेवलपमेंट को जो है ऐसे समझ रहा है कि जैसे कि वेस्टर्न हैजमनी को एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और अभी हमने बात की किस तरह से डॉलर को ये सेटबैक है। तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान या कोई और जो उसके अलाइज हैं या उसके नज़दीक हैं वो ब्रिक्स के मेंबर बने। दूसरी ऑपोजिशन हमें अमेरिका की तरफ से सामना करना पड़ेगा। थर्ड ये है कि इसकी एक प्री रेक्विजिट है कि उस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। अब हम मौजूदा अपने हालात देख सकते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्योस है, पॉलिटिकल बदनज़मी हमें नज़र आ रही है। कोई मतलब जो है एक स्टेबल, एक पीसफुल इन्वायरमेंट नज़र नहीं आ रहा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे ख़राब है। इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो चुके हैं। तो हम इंटरनली भी बहुत वीक है, एक्सटर्नल भी हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है इंडिया और यूएसए की शक्ल में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या फिर हमें इसके लिए अप्लाई ही नहीं करना चाहिए? क्या हमें फिर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को छोड़ देना चाहिए? तो नहीं, हम इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस देंगे कि पाकिस्तान आखिर क्या करे और ब्रिक्स की तरफ मूव करे और ब्रिक्स को ज्वाइन करे और उससे फ़ायदा उठाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपने जो घर को ऑर्डर के अंदर लेके आए, प्लीज़ ब्रिंग
ऑर्डर इन द हाउस। तो जब तक घर में ऑर्डर नहीं होगा तब तक आप की जो दुनिया के अंदर बात है वो उतनी ज़्यादा जो है बामायनी नहीं होगी, ना ही इतनी ज़्यादा वक़्त रखेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नज़र आ रहा है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की इम्प्लीमेंटेशन है, और जहाँ में किसी जो है पार्टी को एक्सक्लूड ना किया जाए, ना ही जो क्या है रूल ऑफ लॉ को सबोताज किया जाए, ना ही जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो पॉलिटिकल प्रोसेस को डिस्टर्ब करें, ना ही हमारे मीडिया को जो है क्या किया जाए, सबोताज किया जाए, या फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर ब्लॉकेट लगाया जाए। इसके अलावा यहाँ पे पॉलिटिकल इंट्रा पॉलिटिकल जो कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है, सो दैट कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी आए और अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस से दूर रहें, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन है वो बहुत अच्छे अंदाज में हो सके, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मूव करे। इसका फ़ायदा ये होगा, जब पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आ जाएगी, पाकिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम आ जाएगा, पाकिस्तान की इकॉनमी जब मुस्तहकम हो जाएगी, अल्टीमेटली हमारी जो बात है वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल और वीएबल होगी और सुनी जाएगी। तो पहला सलूशन जिसमें हमें अपने हाउस को ऑर्डर में लेके आना है, ये बहुत ज़रूरी है अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स पे अपने आप को मनवाना चाहते हैं या बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। दूसरा ये है कि हम इंडिया को इस तरह से काउंटर कर सकते हैं, हम चाइना और रशिया की मदद से बार्गेनिंग करके, लॉबिंग करके, तो इस तरह से जो है हम कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमारे जो है मुल्क के अंदर इकोनॉमिकली हम स्टेबल होंगे, तो हम उनको ये रियलाइज़ करवाएंगे कि अगर हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनते हैं तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को भी होगा, उनकी जो मार्केट है, ट्रेड मार्केट है, वो एक्सपैंड हो जाएगी। तो जब उनको अपने इंटरेस्ट नज़र आएंगे तो अल्टीमेटली वो पिक करेंगे पाकिस्तान को, लेके चले जाएंगे उस तरफ। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान को जो है अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए दूसरी तरफ भी फोकस करना पड़ेगा कि अपनी करेंसी को भी स्टेबलाइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और वो अल्टीमेटली उस वक्त होगी जब हमारी माशी हालत बेहतर होगी और हमारी जो डिपेंडेंसी है आईएमएफ पे, वर्ल्ड बैंक पे, इन पे कम होगी, और हम फिर क्या कर पाएंगे, डॉलर से निजात हासिल कर पाएंगे और दूसरी करेंसीज में ट्रेड करने के काबिल हो जाएंगे। तो हम लास्ट पे अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो इस तरह हम कंक्लूड कर सकते हैं, डिस्पाइट कंसर्न्स ऑफ अ फ्यू मेंबर्स, सेवरल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैव ड्रिवन ब्रिक्स टू एक्सपैंड। बहुत से जो फैक्टर्स हैं, बहुत से जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स होने के बावजूद जो है ब्रिक्स एक्सपेंड किया, और आने वाले जो ये प्रॉस्पेक्ट्स हैं नज़र आ रहे हैं और एक्सपेंड करेगा, और जो ये मल्टीपोलैरिटी की तरफ जो है दुनिया को ले जाएगा। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगरचे पाकिस्तान के अंदर जो है सियासी बदहाली है, सियासी जो है गैर इस्तेहकाम है, अगरचे पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक है, लेकिन पाकिस्तान उनको अभी इसी वक्त जो है राइट स्टेप्स लेने पड़ेंगे राइट डायरेक्शन में, इन ऑर्डर टू ब्रिंग political stability, in order to bring economic stability in Pakistan, so that we will be able to materialize our goals at international level as well। तो इस तरह से हम इंटरनेशनल लेवल्स पे भी अपने जो है गोल्स को अचीव कर पाएंगे, मटेरियलाइज कर पाएंगे। हमें जो स्ट्रेटेजिक एज होगा, फिर जो इकोनॉमिक एज होगा, फिर हम जो है इनके एक बहुत ही एक पावरफुल मेंबर्स बन जाएंगे इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिकली भी, और इसके अलावा पाकिस्तान को अपने आप को इन लोन और डेट ट्रैप से निकालना होगा, और ये तमाम चीज़ें उस वक्त होंगी जब हमारी मैशत जो है वो बेहतर होगी। तभी हम इस तरह की जो मेगा ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो है एक अच्छा मेंबर बन सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने ब्रिक्स को डिस्कस किया। हमने देखा कि ब्रिक्स जो है क्या चीज़, अभी इजलास हुआ उसके अंदर क्या क्या अचीवमेंट्स थी, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, फिर हमने कहा कि किस किस मुल्क ने जो है अभी तक इसको ज्वाइन किया है, और क्या नेशनल करेंसीज जो हैं वो ब्रिक्स जो नेशनल करेंसीज जो हैं वो डॉलर को रिप्लेस करने में कामयाब होंगी। फिर हमने देखा कि ब्रिक्स के अंदर हो क्या रहा है, पाकिस्तान को इसको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है। फिर हमने कहा कि हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे जो है हम अपने आप को इंटरनली और एक्सटर्नली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो मलाइन फोर्सेस हैं उनसे। और फिर हमने अपने टॉपिक को
कंक्लूड कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रिक्स। होप्स ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।